करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय परिदृश्य। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लोकसभा द्वारा 2 अप्रैल 2025 को तथा राज्यसभा द्वारा 3 अप्रैल 2025 को पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 तथा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों को सुव्यवस्थित कर बोर्डों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा प्रत्येक प्रकार के सामुदायिक भेदभाव को समाप्त किया गया है जो धर्म के आधार पर गरीब तथा वंचित वर्गों के साथ होता था। नक्सल मुक्त भारत का आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को नक्सल मुक्त भारत का आह्वान किया है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2.0, रोशनी योजना, एकलव्य मॉडल विद्यालय EMRS इत्यादि द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर जीवन स्तर का प्रयास किया गया है। लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन। 15 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डेर गांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। अकादमी का नाम वीर योद्धा लचित बरफुकन के नाम पर रखा गया है जिन्होंने मुगलों के खिलाफ असम को विजय दिलाई थी। पंजाब विधानसभा में सर्चेबल इंजन लॉन्च। मार्च 2025 को पंजाब विधानसभा ने अपनी बहसों और कार्रवाइयों को वर्ष 1947 से अब तक सुलभ बनाने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च किया। ऐसी पहल शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है। यह इंजन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, IIT हैदराबाद और CDAC DAC के सहयोग से विकसित किया गया। क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक समर्पित केंद्रों की स्थापना। भारत सरकार ने मार्च 2025 में 4 क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक केंद्रों की स्थापना करने के लिए घोषणा की। ये केंद्र क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन तथा अनुसंधान विकास में सुविधा प्रदान करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनावों का परिणाम 8 फरवरी 2025 को घोषित हुआ। 8 फरवरी 2025 को घोषित हुआ। भारतीय जनता पार्टी BJP ने 70 सीटों में से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA को 2 फरवरी 2025 को भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। यह भारत में सहकारिता के विकास में मील का पत्थर है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लागू किया है। इसे 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू किया गया। वर्ष 2025 सुधारों का वर्ष। वर्तमान एवं भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल में रूपांतरित करना है जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। राजकोषीय प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने अपना पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025 लॉन्च किया। इसमें वर्ष 2022-23 की अवधि में 18 प्रमुख भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया गया। इसके अनुसार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य ओडिशा 67.8 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ 55.2 और गोवा 53.6 का स्थान है, जिनके ऋण सूचकांक, राजस्व संग्रहण और राजकोषीय विवेकशीलता की स्थिति सुदृढ़ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मेले का उद्घाटन 43वां संस्करण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। मेले की थीम विकसित भारत 2047 थी।
विकसित भारत @2047 थी। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों ने इस मेले में भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिया। वहीं इस संस्करण के लिए झारखंड फोकस राज्य था। 76वां गणतंत्र दिवस। 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर शानदार परेड का आयोजन किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। 29 जनवरी 2025 को बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया गया। थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास शीर्ष 3 श्रेष्ठ झांकी। पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। वेटलैंड मान्यता प्राप्त भारत के शहर। इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। वर्तमान में भारत में 89 आर्द्रभूमियां रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित हैं, जिसमें विश्व भर के 172 सदस्य देश शामिल हैं। नीलगिरी, सूरत और बागशीर का कमीशन। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2025 को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में निर्मित नीलगिरी, सूरत और बागशीर को अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की। इसमें नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A प्रमुख पोत है, जो सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा और अंतिम विध्वंसक पोत तथा बागशीर स्कॉर्पियन श्रेणी प्रोजेक्ट 75 की छठी पनडुब्बियों में से एक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जनवरी 2025 में नई दिल्ली में किया गया, जिसका मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में होगा। इसकी स्थापना भारत में हल्दी की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने व हल्दी किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए की गई है। बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष के अतिरिक्त आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों को भी नामित किया गया है। जेड मोड टनल। प्रधानमंत्री ने जनवरी 2025 को कश्मीर के गंदेरबल में 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। यह श्रीनगर लेह राजमार्ग NH-1 पर हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र को बाईपास करती है। इसे थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाया गया है और इस टनल का नाम बदलकर सोनमर्ग टनल किया गया है। इसका उद्देश्य सभी मौसम में लद्दाख और कश्मीर की कनेक्टिविटी में सुधार करना है। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत सिक्किम के सोरेंज जिले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 50 करोड़ के निवेश के साथ संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना है। यह योजना मछुआरों तथा मत्स्य किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए मछली उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर और विपणन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। महिला श्रम बल भागीदारी में 47 की वृद्धि। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार भारतीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई है। इसी अवधि के दौरान उच्च शिक्षा, स्नातकोत्तर और उससे ऊपर वाली महिलाओं की रोजगार दर 34.5% से बढ़कर 39.6% हो गई है। राम मंदिर परियोजनाओं को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो सुरक्षा प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती है तथा निर्माण उद्योग के भीतर सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता का संकेत देती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए, संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। ये दोनों प्रस्तावित संशोधन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप थे। ये प्रस्ताव भारतीय चुनाव प्रणाली में संसाधन, समय और लागत की बचत करने में सहायक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र में किया गया। इस वर्ष के संस्करण के लिए उड़ीसा साझेदार राज्य है और तंजानिया साझेदार देश है। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के साथ भगवद गीता के कालातीत ज्ञान को साझा करना है। भट्टाचार्य समिति का गठन। दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए एक 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य हैं। इसे फ्री एआई फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया गया। भारत का पहला एआई डाटा बैंक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डाटा बैंक, इंडियाज़ फर्स्ट एआई डाटा बैंक के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका लक्ष्य नवाचार और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पश्चिम बंगाल यूनेस्को के प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल। दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल को यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। वैश्विक प्रेक्षण में भारत का स्थान। दिसंबर 2024 को विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 2024 में रिकॉर्ड उच्च $129.1 बिलियन रेमिटेंस धन प्रेषण प्राप्त किया, जो वैश्विक रेमिटेंस का 14.3% है। यह 21वीं सदी में किसी भी देश के लिए सबसे अधिक हिस्सा है। अन्य देश मैक्सिको 7.5% और चीन 5.3% है। भारत में ई अपशिष्ट। भारत का ई अपशिष्ट उत्पादन 5 वर्षों में 73% बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन एमटी से वर्ष 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। ई अपशिष्ट में सबसे तीव्र वृद्धि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के बीच हुई, जो महामारी के दौरान घर से कार्य करने एवं दूरस्थ शिक्षा कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग से जुड़ी थी। पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। सुगम्यता एक मौलिक अधिकार। नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों का पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान और सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों। 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी। अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बंगाली, असमिया, पाली भाषा और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी। इससे पहले 6 भाषाओं को यह मान्यता प्रदान की गई थी, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैं: तमिल 2004 में, कन्नड़ 2008, संस्कृत 2005 में, मलयालम 2013 में, तेलुगु 2008 में और ओडिया 2014 में। बजट 2025-26। केंद्रीय बजट 2024-2025। केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 को वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को सबका विकास थीम के साथ पेश किया। इसमें विकास के 4 इंजनों कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME, निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें 100 जिलों को शामिल किया जाएगा तथा इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी। नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में वर्ष 2025 में 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना वर्ष 2025-30 की घोषणा की गई, जिसके तहत ₹10 लाख करोड़ की पूंजी का लाभ अनुमानित है। जल जीवन मिशन का वर्ष 2028 तक के लिए विस्तार किया गया। IIT और IIS में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए ₹10,000 फेलोशिप की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा को 31 जनवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें सुधारों एवं विकास के लिए रोड मैप निर्धारित किया गया, जो केंद्रीय बजट 2025 का आधार है। आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक GDP वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रहने का अनुमान है। वास्तविक सकल मूल्य वर्धन GVA भी वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की 7वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में 6.4% से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 5.6% हो गया है। वर्ष 2017-18 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 6% थी, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई है। भारत के कुल बीमा प्रीमियम में वित्त वर्ष 2024 में 7.7% की दर से वृद्धि हुई और यह 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गई। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $640.3 बिलियन है। प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% की दर से वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत मॉडल श्रेणी में अप्रैल से नवंबर 2024 तक 1.92 लाख गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। इससे ODF गांवों की कुल संख्या 3.64 लाख हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य USA द्वारा पारस्परिक शुल्क की घोषणा। ट्रंप प्रशासन ने 2 अप्रैल 2025 को 180 से अधिक देशों पर पारस्परिक शुल्क रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके तहत USA ने अपने व्यापारिक साझेदारों के आयात पर 10% से 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। भारत पर पारस्परिक शुल्क 9 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है, जिसमें भारत से अमेरिका में प्रवेश करने वाले सामानों भारतीयों निर्यात पर न्यूनतम 27% शुल्क लगाया गया है। आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन 2025 मार्च 2025 में काहिरा, मिस्र में आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर करने की अमेरिकी धमकियों और गाजा युद्ध पुनः आरंभ करने की इजरायली योजना का विरोध करना था। सम्मेलन के दौरान अरब लीग नेताओं ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $53 अरब की योजना पेश की। म्यांमार तथा थाईलैंड में भूकंप। 28 मार्च 2025 को म्यांमार तथा थाईलैंड में 7.7 तीव्रता के भूकंप से जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। इसका केंद्र मांडले, म्यांमार के निकट था। यह भूकंप सागाइंग फाल्ट के कारण हुआ। इस फाल्ट के कारण ही म्यांमार में वर्ष 2012 में 6.8
1930 से 1956 के बीच 7 तीव्रता वाले 6 से अधिक भूकंप आए थे। राहत तथा बचाव के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से बाहर। फरवरी 2025 में अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा की। अर्जेंटीना द्वारा डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का निर्णय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर गहरे मतभेदों के कारण लिया गया। पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। जनवरी 2025 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF UAE के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य एक उच्चस्तरीय संवाद स्थापित करना है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, मीडिया और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित संबंधित हितधारक शामिल थे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में भारत जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से शामिल हुआ। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विधिक इकाई बन गया। 23 जनवरी 2025 से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा उसके सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय कानून इकाई बन गया है। IBCA का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा शामिल है। भारत मॉरिशस 8 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर। मॉरिशस ने 12 मार्च 2025 को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर दुनिया में वायु प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने वाली इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। मैक्सिको की खाड़ी और डेनाली के नाम। जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी महानता के सम्मान में मैक्सिको की खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी गल्फ ऑफ अमेरिका करने का तथा उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। त्रिनिदाद और टोबैगो में आपातकाल। दिसंबर 2024 में त्रिनिदाद और टोबैगो ने देश में सामूहिक हिंसा में वृद्धि के बाद आपातकाल घोषित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013 के बाद वार्षिक मृत्यु दर उच्चतम हो गई। इससे पहले आपातकाल की घोषणा वर्ष 2014 में सामूहिक हिंसा के लिए तथा वर्ष 2021 में कोविड-19 प्रतिबंधों के लिए की गई थी। भारत और गठबंधन का अध्यक्ष। नवंबर 2024 में भारत को वर्ष 2024-26 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष प्रेसिडेंट चुना गया। इसके साथ ही फ्रांस को इस संगठन के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ISA असेंबली ने स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी के लिए 8 उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया। इनका चुनाव ISA की 4 क्षेत्रीय श्रेणियां रीजनल कैटेगरी में से किया गया तथा प्रत्येक श्रेणियों से 2 प्रतिनिधि शामिल हैं। मोजाम्बिक को 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट। नवंबर 2024 को भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR के मित्र राष्ट्रों के साथ अपनी क्षमता निर्माण गतिविधियों के एक भाग के रूप में मोजाम्बिक सरकार को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में दिए। इन जल जेट चालित नौकाओं
की अधिकतम गति 45 नॉट है और 12 नॉट पर इनकी रेंज 200 समुद्री मील है। यह 5 कर्मियों के दल को ले जा सकती है और मशीन गन व बुलेट प्रतिरोधी कैबिन से सुसज्जित है। भारत ओमान दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन। भारत और ओमान ने दोहरे कराधान बचाव समझौते DTAA में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रस्तावित भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ओमान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर सहमति बनी। DG फ्रेमवर्क अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क DG फ्रेमवर्क के शुभारंभ की घोषणा की, जो भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ उनके सहयोग को आगे बढ़ाएगा। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 5वीं ओपन रेन सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डाटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाओं को समर्थन देगा। भारत UAE द्विपक्षीय निवेश संधि। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के मध्य 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि BIT 31 अगस्त 2024 से लागू हो गई। इस संधि से दोनों देशों के निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता मिलेगी। द्विपक्षीय निवेश संधि दो देशों के बीच एक आर्थिक समझौता है। इसके तहत संधि में शामिल दोनों देश एक दूसरे के यहाँ होने वाले निजी निवेश को बढ़ावा देने और उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए आपस में समझौता करते हैं। ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश। वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राज़ील ने नाइजीरिया को जनवरी 2025 में ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की। नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर 9वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया। वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, UAE और इंडोनेशिया है। चैगोस द्वीप समूह की संप्रभुता। अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चैगोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति व्यक्त की, जिससे द्वीप श्रृंखला में सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण UK-US सैन्य अड्डे की स्थिति को सुरक्षित किया जा सके। चैगोस द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र IOR में मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसमें 60 से अधिक द्वीप शामिल हैं। पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश। जून 2024 में डेनमार्क ने पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया तथा इस प्रकार वह पशुधन पर कार्बन कर लागू करने वाला पहला देश बन गया। इसके तहत वर्ष 2030 से मवेशियों और सूअरों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन पर 300 क्रोनर लगभग $43 प्रति टन CO2e की दर से कर लगाया जाएगा। क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल का शुभारंभ। सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को खत्म करने में मदद करने के लिए क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की। यह पहल क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन क्वाड लीडर्स समिट 2024 में की गई व्यापक घोषणाओं का भाग है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचना अनुसंधान के तहत सहयोग आदि क्षेत्रों में सुधार करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र रूप से कैंसर देखभाल पारितंत्र को मजबूत करना है। थाईलैंड द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता। जून 2024 को थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया।
3D प्रिंटिंग विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा। जुलाई 2024 में दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी पारंपरिक नाव का परीक्षण संचालन शुरू किया गया। 20 यात्रियों वाली इस नाव का निर्माण अबू धाबी में अल सीर मरीन कंपनी द्वारा जापान की मित्सुबिशी, जर्मनी की साइमेंस और जर्मनी की ही टॉर्कीडो सहित कई वैश्विक कंपनियों के सहयोग से किया गया है। मोनाको एवं वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल। जून 2024 के मध्य FATF की पूर्ण बैठक प्लेनरी टी राजाकुमार सिंगापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान मोनाको एवं वेनेजुएला को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया, जबकि जमैका और तुर्की को FATF की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। FATF का पूर्ण रूप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। 25 जून 2010 को भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 34वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। इन नवनिर्वाचित सदस्यों का द्विवर्षीय कार्यकाल जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा तथा 31 दिसंबर 2026 तक ये सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहेंगे। भारत और अमेरिका व्यापार एवं रक्षा साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA की अपनी 2 दिवसीय यात्रा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक $500 बिलियन करने और अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नई 10 वर्षीय रूपरेखा के समझौते के साथ संपन्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2025 तक फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 देशों के दौरे पर थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने पर सहमत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने का भारत का निर्णय उन तकनीकों और उत्पादों को विकसित करके भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लिए सरकार के प्रयास का हिस्सा है, जो ऊर्जा कुशल है और कम ऊर्जा की खपत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने से भारत को ऊर्जा दक्षता को तैनात करने में विशेषज्ञों और संसाधनों के विशाल नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।